नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 29 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। एड को भेजा जाली अकाउंट मामला ठंडे बस्ते में, पुलिस ने सीज किए थे 95 करोड़ रुपए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा धर्मशाला में पकड़े गए करोड़ों रुपए के जाली अकाउंट जांच मामला अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि कांगड़ा पुलिस ने मामले के शुरुआती दौर में ही देश भर के दर्जनों आरोपियों को पकड़कर 95 करोड़ रुपए सीज किए थे। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ इस मामले के तार विदेशों में भी विभिन्न देशों के साथ जुड़े होने के पुख्ता सबूत सामने आए थे, जिसके चलते कांगड़ा पुलिस ने केस तैयार कर नेशनल एजेंसी ईडी को भेजा था। लेकिन अब इस मामले में जांच पड़ताल का सिलसिला भी हवा हवाई होकर रह गया है। हालांकि कांगड़ा पुलिस के खुफिया सूत्रों की माने तो ईडी मामले को लेकर अपनी तर्ज पर ही कार्रवाई करती है। धर्मशाला में पकड़े अंतर्राज्यीय फर्जी अकाउंट मामले के तार देश भर के कई राज्यों में होने और सैकड़ों करोड़ का फ्रॉड होने के चलते ही इस केस की जांच ईडी को दी गई है। देश के कई राज्यों में खुलेआम चल रहे इस कारोबार में पुलिस विभिन्न राज्यों से मिलकर सैकड़ों खातों को फ्रीज कर चुकी है, जिसमें 95 करोड़ के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है। लेकिन स्कैम इतना बड़ा है कि इसमें देश के हजारों लोगों के साथ ठगी होने और करोड़ों के खेल की आशंका जताई जा रही है। मामले में पुलिस ने हिमाचल के अलावा मोहाली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित 8 विभिन्न राज्यों में लोगों को गिरफ्तार किए थे। ऐसे में इस मामले की जांच के ईडी से करने से कई और परतें उधड़ेंगी। उधर कांगड़ा पुलिस विभाग के एएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केस तैयार कर ईडी को भेजा है। आगामी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ही की जाएगी। धर्मशाला में पुलिस ने पकड़ा था फर्जी अकाउंट मामला। धर्मशाला पुलिस स्टेशन में चंबा के चुराह तहसील के मांडका गांव के अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज की थी। बैजनाथ के फट्टाहार तहसील के रहने वाले साहिल ने कहा कि बैंक में खाता खुलवाना होगा तो बताना। मैंने 20 फरवरी 2023 को उससे कहा कि बैंक अकाउंट खुलवाना है। साहिल ने कोतवाली बाजार की कैनरा बैंक ब्रांच में मेरा अकाउंट खुलवा दिया, लेकिन अकाउंट डिटेल नहीं मिली। साहिल टालमटोल करता रहा। 13 जून को जब वह बैंक जाकर खाते की स्टेटमेंट निकलवाई तो मालूम पड़ा कि इस दौरान 64,98,000 का लेन देन हो चुका था। इसके चलते धर्मशाला पुलिस थाना में मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर मामले से जुड़े हुए 2 दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया। विधायक राजेंद्र राणा ने फिर छोड़ा सियासी तीर, कहा चुने हुए विधायकों पर हावी हो रहे। सुजानपुर के विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने रविवार को एक बार फिर सियासी तीर छोड़ा है। इस बार राणा ने बिना चुनाव लड़े सरकार में कैबिनेट रैंक पाने वालों पर निशाना साधने के साथ साथ अपने मन के उबाल को भी बाहर निकाला है। हमीरपुर में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विनोद ठाकुर की बेटी की रिसेप्शन में शामिल होने पहुंचे राणा ने बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े कैबिनेट रैंक पाने वाले नेता अब चुने हुए विधायकों पर हावी होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आज बहुत से कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब सरकार बनती है तो सबको आस होती है
कि जिन्होंने पार्टी के लिए पूरी तन्मयता से काम किया है उन्हें कहीं बोर्ड निगमों में स्थान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही नहीं, राणा ने यहाँ तक कहा कि यदि सरकार उन्हें मंत्री पद ऑफर करती भी है तो वह विचार करेंगे कि पद लेना भी है या नहीं। लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर राणा ने कहा कि मुझे क्या करना है यह केवल सुजानपुर की जनता तय करेगी और कोई नहीं करेगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले सुजानपुर है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के न आने की अटकलों के सवाल पर राणा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है कि उन्हें कहां जाना है कहां नहीं। यहाँ यह विदित करना भी जरूरी है कि करीब एक माह पूर्व राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हाईकमान से तो उन्हें मंत्री बनाने का ग्रीन सिग्नल काफी पहले मिल चुका है, लेकिन हिमाचल पहुँचते पहुँचते यह सिग्नल कहीं गुम हो जाता है। फ्लैशबैक के इस सारे सियासी मसाले को देखे तो समझ आता है कि हमीरपुर में 26 जनवरी को पकने वाले सियासी खिचड़ी लोहड़ी से ही पक रही है, क्योंकि उस रोज यहां सदर के विधायक आशीष शर्मा के घर पर डिप्टी सीएम समेत सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा और देहरा के आजाद विधायक होशियार सिंह का मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खैर, यदि इसे इत्तेफाक मान भी ले तो केवल वो विधायक ही क्यों यहां पहुंचे जो सरकार से नाराज चल रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यह सियासी खिचड़ी आने वाले समय में कईयों का हाजमा खराब कर सकती है। विधायक निधि बंद करने को लेकर भी उठाए थे सवाल। 2 दिन पहले राजेंद्र राणा ने विधायक निधि बंद करने को लेकर भी एक बयान जारी करते हुए कहा था कि यह फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि बंद होने से सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है। राणा ने कहा कि जब धूमल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 25 लाख रुपए की विधायक निधि शुरू की थी, जो कि अब 2 करोड़ 10 लाख हो गई है। इसके बंद होने से विधानसभा क्षेत्रों में कई काम बंद हो गए हैं। कहीं बिहार की राह पर तो नहीं चल रही पहाड़ी सियासत। देश में एक तरफ बिहार में बड़ा सियासी घटनाक्रम चला हुआ है, वहीं राजेंद्र राणा ने भी एक बार फिर दोहराया कि राजनीति में संभावनाएं और विकल्प हमेशा खुले रहते हैं, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे में हिमाचल में जिस तरह से रूठ निमनाने और इतराने का क्रम कुछ समय से चला है, उससे अभी तक यही समझ आ रहा है कि सूखे की चपेट में आए पहाड़ी राज्य का सियासी पारा कभी भी उफान पर आ सकता है। केंद्र के पास कर्मियों के 9,000 करोड़, सीएम सुक्खू बोले, केंद्र सरकार के समक्ष उठाया एनपीएस का मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली ही कैबिनेट में 1.36 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश के एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसका मामला केंद्र के समक्ष उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने रविवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत लडोली में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कहा कि पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा सामना किया, जिसमें 16,000 घर क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने कहा कि वह लोगों के दर्द से वाकिफ हैं, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद वह नियमों में बदलाव कर 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आपदा राहत पैकेज प्रभावितों को दिया गया है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। घर को आंशिक नुकसान होने पर भी मुआवजा राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान 3 दिन तक आपदा पर चर्चा हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का भाजपा विधायकों ने समर्थन नहीं किया और उन्होंने केवल राजनीति की। भाजपा के किसी भी सांसद ने हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद नहीं मांगी।
भाजपा नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी जनता। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के 10,000 करोड़ रुपए के क्लेम सितंबर माह में केंद्र सरकार को भेजे हैं, लेकिन भाजपा नेता इसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं, जिसके लिए जनता भाजपा नेताओं का माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सभी फंड रोक रखे हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। हिमाचल में 21,000 से अधिक पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1,226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही वन मित्र योजना के तहत 2,061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग में 1,450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। 65,000 इंतकाल और 4,000 तकसीम के मामले किए हल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 65,000 से अधिक इंतकाल किए गए हैं। वहीं 4,000 से अधिक तकसीम के मामलों का निपटारा जा चुका है। इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। लोगों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। 2032 तक समृद्ध राज्य बनेगा हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। सीएम साहब, आपके कारण ही जीवित है हमारा परिवार। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान बोले विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के पंजोआ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। प्राकृतिक आपदा विशेष राहत पैकेज के लाभार्थी शिवचरण ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके परिवार पर बड़ी विपदा आ गई थी। आपदा में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। शिवचरण ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने आपदा के समय उनके परिवार की सहायता नहीं की होती तो आज उनका परिवार जीवित नहीं होता। विशेष राहत पैकेज के अन्य लाभार्थी बाल किशन ने कहा कि आपदा में मेरा मकान गिर गया था। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से राहत पैकेज के तहत 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की है, जिस कारण मैंने मकान का काम आरंभ कर दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार का आभारी हूं। वहीं विशेष राजस्व अदालत के तहत शीघ्र इंतकाल होने पर सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की मुहिम से काफी लोग लाभान्वित हुए हैं। मेरा इंतकाल भी काफी समय से लंबित था। जसपाल सिंह ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उनका इंतकाल भी तुरंत हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख आश्रय योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 2,500 रुपए प्रति माह तथा 27 वर्ष तक के बच्चों को 4,000 रुपए पॉकेट मनी के रूप में दे रही है। ऐसे बच्चों की शादी तथा स्टार्ट.अप के लिए 2.2 लाख की आर्थिक मदद प्रदान करने के साथ उन्हें घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है और 3 लाख की आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से लाभ हुआ। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की लाभार्थी समीक्षा भाटिया ने कहा कि मुझे अपना जीवन अंधकारमय लग रहा था। आपने सीएम बनने के बाद सुख आश्रय योजना लागू की, जिससे मुझे सुख का एहसास हो रहा है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने मेरा दाखिला LLB में करवाया और मुझे योजना के तहत सभी लाभ मिल रहे हैं। सुख आश्रय योजना का लाभ ले रहे अभिषेक ने बताया कि उनका दाखिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने B फार्मा में करवा दिया है। योजना के आरंभ होने से पहले हम अकेला व असहाय महसूस कर रहे थे। मेरी 2 बहनें हैं, जिनमें से एक GNM कर रही है। अब हम चिंता मुक्त हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 13% आई कमी, रिपोर्ट में खुलासा। पिछले साल 2022 से 23 में कम हुए हादसे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2022 से 2023 की अवधि के दौरान सड़क यातायात दुर्घटनाओं में 13%, मृत्यु दर में 14% और चोटों में 13% की कमी आई है। अधिकांश बड़े राज्यों में सड़क पर होने वाली मौतों में दोहरे अंकों की प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। केवल हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ही सड़क यातायात से होने वाली मौतों में लगभग 17 से 13% की प्रभावशाली कमी के साथ सामान्य प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। खासकर विकासशील देशों में भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में से एक है। भारत की सड़कें लोगों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए आवश्यक माध्यम है, जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देती है। सड़क गतिशीलता का बढ़ा हुआ स्तर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, यातायात कानूनों के ढीले कार्यान्वयन और व्यापक असुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार के साथ मिलकर सामूहिक रूप से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि में योगदान देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ गंभीर मुद्दे उठते हैं। हिमाचल पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत उपाय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल पुलिस सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार, सड़क बुनियादी ढांचे, यातायात नियमों को लागू करने और दुर्घटना की रोकथाम में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विभिन्न पहलुओं पर भी काम कर रही है। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट समिति के दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन ने 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में योगदान दिया है। सुरक्षित सड़कों के लिए सक्रिय उपायों को देखना उत्साहजनक है। पिछले वर्ष 2022 से 2023 की इसी अवधि के दौरान सड़क यातायात दुर्घटनाओं में 13%, मृत्यु दर में 14% और चोटों में 13% की कमी आई है। राज्य पुलिस सड़क यातायात दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न उपाय लागू करती है। सड़क हादसे कम करने को विशेष कदम। ASP TTR नरवीर राठौर ने बताया कि हिमाचल पुलिस समय समय पर परिवहन विभाग के समन्वय के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करती है। ये पहल सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं, सीट बेल्ट के महत्व और तेज गति और नशे में ड्राइविंग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। पुलिस मुख्यालय शिमला साप्ताहिक आधार पर सड़क यातायात दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करता है और तदनुसार क्षेत्र के अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करता है, जिससे सड़कों पर पुलिस की बढ़ती उपस्थिति खतरनाक ड्राइविंग व्यवहार को रोक सकती है। वर्ष 2022 में 869592 चालान काटे। वर्ष 2022 में MV चालान 8,69,592, बिना हेलमेट 1,57,523, मोबाइल फोन के 17,650 चालान। इसके अलावा ओवर स्पीड 29,114 चालान किए हैं। पुलिस ने वर्ष 36,11,77,360 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। वर्ष 2023 में 8,33,463 MV चालान, बिना हेलमेट के 1,90,799 और मोबाइल के 13,479, ओवर स्पीड के 37,170 चालान किए हैं।
पुलिस ने इन चालानों के जुर्माने के रूप में 33,76,22,805 रुपए वसूल किए हैं। युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के बाद बोले जयराम ठाकुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पहचान मिली। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध करवाया है, जहां उनकी पहचान पूरे देश के साथ हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जिस प्रकार से अब एक नियमित व्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण स्थान जो भारतीय जनता पार्टी के तक ही सीमित नहीं रह गया। लोग इंतजार करते हैं कि महीने के अंतिम रविवार के दिन 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के साथ हमको नई चीज की जानकारी देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जैसे आज उन्होंने कहा कि 1 दशक होने वाला है, 10 वर्ष का उनका यह मन की बात का नियमित कार्यक्रम लगातार बिना रुके, बिना टूटे, बिना बाधा के चल रहा है। हटकर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हटके काम करने वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कुछ हटकर कार्यक्रम करवाए। उन्होंने कहा कि यूथ का आज भी आइकॉन के रूप में अगर कोई नेता है तो वह नरेंद्र मोदी है। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, प्रदेश महामंत्री संगठन सिद्धिर्थन, बिहारी लाल शर्मा, संजीव कटवाल, कर्ण नंदा, प्रमोद ठाकुर भी उपस्थित रहे। भाजपा ने बुलाई विधायक दल की बैठक। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक 29 जनवरी को शाम 7 बजे सर्किट हाउस शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रारंभ होगी। इस बैठक में 14 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी और एक ठोस रणनीति भी तय की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक दल के दबाव के चलते आखिर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की अंतिम किस्त जारी कर दी है। यह निर्णय सरकार ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के दबाव में आकर लिया, नहीं तो मुख्यमंत्री यह पैसा जारी करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त अब तक जारी नहीं हुई थी। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा मोर्चा खोला था। सब कुछ बंद करने के बाद अब सरकार ने विधायकों की निधि भी बंद कर दी थी। इसलिए भाजपा विधायकों ने वर्चुअली बैठक कर निर्णय लिया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठक में विरोध स्वरूप भाजपा के 25 विधायक शामिल नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा। इसलिए जयराम ठाकुर ने मांग की थी कि सरकार 28 जनवरी तक विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी करे, अन्यथा 29 और 30 जनवरी को होने वार्षिक प्लानिंग बैठकों में भाजपा विधायक भाग नहीं लेंगे। रणधीर शर्मा ने कहा कि जैसे विधायक निधि की किस्त जारी कर दी गई है और इसके उपरांत भाजपा के सभी विधायक वार्षिक योजना बैठकों में नियमित रूप से भाग लेंगे और अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को सरकार के समक्ष रखेंगे। मंडी पुलिस के हत्थे चढ़ा चिट्टे का मुख्य सप्लायर, नारकोटिक्स एजेंसियां भी थी तलाश में, नशा भी बरामद।
मंडी पुलिस ने जिला के बड़े हेरोइन तस्कर को पकड़ा है। आरोपी से पुलिस ने 288 ग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों में है। आरोपी के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। मंडी जिला में इस वर्ष की यह अब तक की यह सबसे बड़ी खेप है। आरोपी की पहचान चिरंजी लाल पुत्र प्रेम सिंह गांव गैल डाकघर उरला तहसील पधर जिला मंडी उम्र 29 वर्ष व उसके एक अन्य सहयोगी राजमल पुत्र बुद्धि राम गांव सरवाला डाकघर गवाली तहसील पधर जिला मंडी उम्र 49 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी की मंडी पुलिस के साथ ही नारकोटिक्स एजेंसियां भी लंबे से तलाश करने में लगी हुई थी। आरोपी पिछले लंबे समय से मंडी, पद्धर और जोगिंद्रनगर के क्षेत्र में सक्रिय चिट्टा तस्कर है और अब तक सैकड़ों युवाओं को नशे के दलदल में धकेल चुका है। एएसपी मंडी सागर चंद शर्मा ने बताया कि हेड कांस्टेबल भानु प्रताप की अगुवाई में मंडी थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मंडी के खलियार इलाके में नाके के दौरान तस्कर को गिरफ्तार किया है। नेट एक्रेडिटेशन के लिए करना होगा आवेदन, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद की बैठक में फैसला। प्रदेश के ऐसे शिक्षण संस्थान जो अभी भी नेट एक्रेडिटेशन के दायरे से बाहर हैं, उन्हें अगले 4 महीनों में इसके लिए आवेदन करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति ने की बैठक ने यह निर्णय लिया है। इस बैठक में तय किया गया कि मान्यता के लिए अगले 4 महीनों में लागू की जाएगी और उसके बाद वर्तमान पद्धति के अनुसार कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो संस्थान पहले ही आवेदन कर चुके हैं और अगले 4 महीनों में आवेदन कर रहे हैं, उनके पास या तो वर्तमान प्रक्रिया या बाइनरी मान्यता की नई पद्धति अपनाने का विकल्प होगा। वहीं परिपक्वता आधारित ग्रेडेड स्तर दिसंबर 2024 तक लागू किया जाएगा। सभी संस्थानों को मान्यता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रेड के बजाय गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इसमें यह भी तय किया गया है कि स्तर 1 से 5 मान्यता प्राप्त संस्थानों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थानों के रूप में स्तर 1 से स्तर 4 तक विषयों में अपना स्तर बढ़ाने, लगातार सुधार करने, गहराई से या व्यापक रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। एक्रेडिटेशन के लिए संस्थान जो भी डाटा देंगे वह बिल्कुल सही होना जरूरी है। ऐसा न करने की सूरत में शिक्षण संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उद्योग, फंडिंग एजेंसियों, छात्रों आदि जैसे हितधारकों के आधार पर अनुकूलित रैंकिंग का प्रावधान होगा। गौर रहे कि यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को नैक से मान्यता पाना जरूरी है। अगर कोई संस्थान यहां से मान्यता नहीं लेता है तो उसे किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का फायदा नहीं मिलता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई और उच्च शिक्षण संस्थान सभी मानकों को पूरा करने पर नैक ग्रेडिंग के लिए आवेदन करता है। कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद ग्रेडिंग। नैक संस्था की जिम्मेदारी देश भर के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों में गुणवत्ता को परखकर ग्रेड देना है। इसके लिए शिक्षण संस्थान अपने स्तर से प्राथमिक तैयारियां पूरी करने के बाद नैक ग्रेडिंग के लिए आवेदन करते हैं। इसके बाद नैक की ओर से टीम संस्थान का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के दौरान कॉलेज में शिक्षण सुविधाएं, रिजल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल सहित हर जरूरी बात की जानकारी ली जाती है। इस आधार पर नैक की टीम अपनी रिपोर्ट जमा करती है। सीजीपीए दिया जाता है, जिसके आधार पर ग्रेड जारी होता है। विधायक निधि की आखिरी किस्त जारी। विधायक प्राथमिकता बैठकों से एक दिन पहले सरकार ने दिए 34.29 करोड़। हिमाचल में पिछले 3 दिन से जारी विधायक क्षेत्र विकास निधि का झगड़ा खत्म हो गया है।
विधायक प्राथमिकता बैठकों से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एमएलए फंड के 34.29 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। एडवाइजर प्लानिंग की ओर से सभी जिलों के जिलाधीशों को यह राशि जारी की गई है। हर विधायक को आखिरी किस्त के तौर पर इसमें से 50 लाख रुपए मिलेंगे। एडवाइजर प्लानिंग डॉक्टर बसु सूद की ओर से जारी किए गए निर्देशों में 3,348 करोड़ रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि के हैं, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना में करीब 82 लाख अलग से मिले हैं। इस धनराशि को जारी करने के साथ कुछ शर्तें भी बताई गई हैं। यह पैसा सिर्फ आहरण स्वीकृत स्कीमों के लिए ही डीसी निकाल पाएंगे और कोई एडवांस आहरण मान्य नहीं होगा। विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत पूर्व वर्षों में आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सभी डीसी अपने कार्यालय में रखना सुनिश्चित करेंगे और इसकी एक प्रति योजना विभाग को भेजी जाएगी। योजना विभाग ने सभी डीसी से यह आग्रह भी किया है कि इस निधि से स्वीकृत योजनाओं या परिसंपत्तियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति रिपोर्ट हर महीने की 10 तारीख तक योजना विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। भाजपा विधायक दल ने वापस लिया बहिष्कार। मुख्यमंत्री की ओर से विधायक निधि का यह पत्र जारी होने के बाद हिमाचल भाजपा विधायक दल ने भी विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार वापस ले लिया है। ये प्राथमिकता बैठकें सोमवार और मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री लेंगे। विधानसभा का बजट सत्र भी 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें 17 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। भाजपा विधायक पहले से आरोप लगा रहे थे कि सरकार आखिरी किस्त जारी नहीं कर रही है, इसलिए वे इन बैठकों में नहीं आएंगे। जबकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि यह झूठा आरोप है, क्योंकि विधायक निधि की आखिरी किस्त सरकार जारी करने वाली है। ट्रक बाइक की टक्कर, बाइक चालक की मौत। शिमला के घनाहटी में पेश आया दर्दनाक हादसा। शिमला के घनाहटी के पास पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल उम्र 21 साल निवासी गांव शकराह जिला शिमला के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क हादसे की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार शिमला के घनाहटी में रविवार देर शाम पेश आए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पक्की बावड़ी घनाहट्टी के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ट्रक से टकरा गया। बाइक चालक विशाल ट्रक से टकराने के बाद बुरी तरह घायल हो गया। घायल को लोगों व पुलिस की मदद से उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाइक चालक ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। उधर एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने बाइक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धर्मशाला के झियोल में जल शक्ति विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही, कड़े एक्शन की तैयारी। एक एक पैसे को जूझ रहे हिमाचल में जल शक्ति विभाग ने लाखों रुपए का सोलर सिस्टम बर्बाद कर दिया। झियोल पंचायत में खड्ड किनारे बेशकीमती उपकरण जंग खा गए हैं। दूसरी ओर अफसर इस पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला हलके के तहत झियोल में हिम ऊर्जा और जल शक्ति विभाग ने सैकड़ों लोगों को पानी की सप्लाई बिजली की जगह सोलर एनर्जी से करनी थी। झियोल के साथ घियाना गांव को इस सिस्टम से पानी की सप्लाई होनी थी। साल 2016 से 17 में दोनों विभागों ने इसे लगाते समय अपनी पीठ खूब थपथपाई और इसे इंस्टॉल भी कर दिया।
उसके बाद दोनों विभाग इस पैनल को भूल गए। झियोर पंचायत में नोड खड्ड किनारे यह सिस्टम लगाया गया था। उस समय दावा किया गया था कि हिमाचल में यह इस तरह का अनूठा सिस्टम है, लेकिन इसकी जमकर अनदेखी हुई। बताते हैं कि शरारती तत्वों ने इसमें तोड़फोड़ भी की। अब ये लाखों के बेशकीमती उपकरण जंग खा रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इस सिस्टम को दरकिनार करके जल शक्ति विभाग ने चुपके से इस प्रोजेक्ट से होने वाली ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए बिजली का ढांचा लगा दिया। अब यह सब ही करना था तो लाखों रुपए का यह तामझाम क्यों बर्बाद किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि इस मामले में सरकार को जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसान विजय ने कहा कि सरकारी पैसे की बर्बादी का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। दोनों विभाग इसमें बराबर के दोषी हैं। बहरहाल मामला सामने आने के बाद दोनों विभागों के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जल शक्ति विभाग के एसआई दीपक गर्ग का तर्क। जल शक्ति विभाग के एसआई दीपक गर्ग ने तर्क दिया कि यह प्रोजेक्ट 2016 से 17 में लगा था। जल शक्ति विभाग और हिम ऊर्जा ने इसे लगाया था। उचित रखरखाव न होने की वजह से यह पायलट प्रोजेक्ट मौजूदा समय में सिर्फ बिजली पर चलता है। सोलर पैनल लोगों ने तोड़ दिए जो डैमेज हो गए। नई तकनीक थी, पैनल लो हाइट पर रखे थे, इस वजह से नुकसान हुआ। इस मामले को हिम ऊर्जा विभाग के साथ उठाया जाएगा ताकि मकसद पूरा हो। अब सवाल यह है कि अगर विभाग को प्रोजेक्ट की नाकामी के बारे में पता था तो इतने साल क्यों इस पर काम नहीं किया। बयान। बड़े दुख की बात है कि सरकारी पैसे की इतने बड़े स्तर पर बर्बादी की गई है। इस मामले की पड़ताल करवाऊंगा। इसमें जो भी दोषी पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। धर्मशाला हलके में सरकारी पैसे की बर्बादी सहन नहीं होगी। कर्नल खुशाल चंद की प्रतिमा ग्वालियर में स्थापित 9 डोगरा बटालियन का प्लेटिनम जुबली पर सम्मान। हिमाचल और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सपूत कर्नल खुशाल चंद को 9 डोगरा बटालियन ने अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। देश के लिए दी गई उनकी सेवाओं को याद करते हुए बटालियन ने ग्वालियर में आयोजित प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में कर्नल खुशाल चंद की आवक्ष प्रतिमा की स्थापना की है। इसका अनावरण 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर किया गया। कर्नल खुशाल चंद हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी रोहन चंद ठाकुर के दादा हैं। वह लाहौल स्पीति के गेमूर गांव के रहने वाले थे। उन्होंने भारतीय सेना को 1941 में ज्वाइन किया था, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। कर्नल खुशाल चंद का लद्दाख को भारत का हिस्सा बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान था। देश के आजाद होने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में सेवाएं दी और इसी दौरान एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। तब वह सिर्फ 39 साल के थे। वह अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गए थे, जिनमें से एक अशोक ठाकुर हैं, जो उस वक्त महज 2 साल के थे। बाद में अशोक ठाकुर आईएएस अधिकारी बने और 2014 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए। उन्हीं के बेटे रोहन चंद ठाकुर अब आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में एचआरटीसी में एमडी हैं। बच्चे को स्कूल के बाथरूम में बंद कर घर चले गए अध्यापक, अगले दिन थी छुट्टी। कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन एक स्कूल में शनिवार को स्टाफ की बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। जानकारी अनुसार शिक्षा खंड फतेहपुर के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर के एक अध्यापक ने स्कूल के बच्चे को बाथरूम में बंद करने की सजा दी हुई थी कि छुट्टी होने पर सारा स्टाफ घर को चला गया।
परंतु बच्चा बाथरूम में ही बंद रह गया। अध्यापक भी बच्चे को सजा देने के बाद उसको बाहर निकालना भूल गए। बाद में बच्चे ने बाहर निकलने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया, जिसे सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा सीढ़ी के जरिए बच्चे को बाहर निकाला व इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में बच्चे से पूछा गया है कि आप अंदर कैसे रह गए, तो बच्चे का जवाब था कि मुझे अध्यापक ने बाथरूम में बंद करने की सजा दी थी। यह लापरवाही मासूम बच्चे की जिंदगी ले सकती थी। आखिरकार बच्चे को बाथरूम में बंद करने की सजा क्यों दी गई? बुद्धिजीवियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिक्षा विभाग से मांग उठाई है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए तथा इस तरह की लापरवाही पर स्कूल स्टाफ व उक्त अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीईओ फतेहपुर बलवान सिंह के बोल। इस बारे में बीईओ फतेहपुर बलवान सिंह ने कहा कि मुझे भी वायरल वीडियो से ही इसका पता चला था। उन्होंने कहा कि जिस अध्यापक ने बच्चे को बाथरूम में बंद किया था, उसके व स्कूल स्टाफ को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा तथा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।